हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। घटना चक्र की नेक्स्ट सीरीज में आप लोगों का स्वागत है सीआरपीसी की। तो आज क्वेश्चन नंबर 38 से पढ़ना है। तो क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा 98 एक अपहृत बालिका को उसके विधिपूर्ण भार साधक को वापस कर दिए जाने हेतु शपथ पर परिवाद किसे प्रस्तुत किया जा सकता है। मतलब किसके यहाँ किया जा सकता है, डीएम के यहाँ, एसडीएम के यहाँ, प्रथम मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी का, जेएम फर्स्ट क्लास के यहाँ, या उपयुक्त में से सभी। तो उपयुक्त में से सभी, किसी के यहाँ, तीनों में से किसी के यहाँ आप कर सकते हो। इसका डिटेल पढ़ लिया जाए। इसका डिटेल क्या कहता है, कहता है धारा 98 शपथ पर परिवाद किए जाने पर जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट और प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के आदेश दे सकते तथा ऐसी स्त्री जो 18 वर्ष से कम आयु की बालिका जिसको विधि विरुद्ध उद्देश्यों प्रयोजनों हेतु संप्रहित किया जाता है तुरंत स्वतंत्र किया जाएगा और उसके विधिपूर्ण संरक्षक को सौंप दिया जाए, जिससे आदेश के पालन हेतु मजिस्ट्रेट बल का प्रयोग भी कर सकता है। नेक्स्ट आ जाओ, कौन सा है, धारा 98 है। कौन सा है, धारा 98, याद कर लेना। नेक्स्ट आ जाओ, क्या कहता है, स्त्रियों के विधि विरुद्ध प्रयोजन के लिए संप्रहित किया गया है तो उसे वापस करने के लिए तलाशी वारंट जारी किया जा सकता है जिला मजिस्ट्रेट द्वारा, उपखंड मजिस्ट्रेट द्वारा, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा। तो किसके द्वारा जारी किया जा सकता है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा। क्या कह रहा है, कह रहा है किसी स्त्री के विधि विरुद्ध प्रयोजन के लिए संप्रहित किया जाता है और उसे वापस करने के लिए तलाशी वारंट कौन जारी नहीं कर सकता। तो ये पकड़ना, नहीं कर सकता। अभी 98 में पढ़े हो, जिला मजिस्ट्रेट भी था, एसडीएम भी था और जेएम फर्स्ट क्लास भी था। बस कौन था, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नहीं था। तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नहीं होगा। इसकी डिटेल पढ़ लो। क्या कहता है, 98 के अनुसार किसी भी स्त्री का 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालिका या किसी भी विधि विरुद्ध प्रयोजन के लिए संप्रहित, मतलब उसको संप्रहित कर लिया जाता है। विधि विरुद्ध निरुद्ध रखे जाने का शपथ पर परिवाद किए जाने, निरुद्ध रखे जाने का शपथ पर परिवाद किए जाने की दशा में जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को यह आदेश दे सकता है कि उसकी स्त्री को तुरंत स्वतंत्र किया जाए। उस स्त्री को तुरंत स्वतंत्र किया जाए या वह बालिका उसके पति या माता पिता, संरक्षक या अन्य व्यक्ति को जो उस बालिका का विधिपूर्वक भार साधक है तुरंत वापस कर दिया जाए और ऐसा बल का प्रयोग द्वारा जैसा वह आवश्यक समझे कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, 98 याद रख लेना। ये धारा 102 खूब पूछता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन खूब पूछता है। चुराई हुई संपत्ति को अपग्रहित करने का अधिकार, चुराई हुई संपत्ति को अपग्रहित मतलब अपने कब्जे में लेने का अधिकार पुलिस अधिकारी का। पुलिस अधिकारी को है, न्यायिक मजिस्ट्रेट को है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट को, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट किसको है, अपग्रहित करने का अधिकार पुलिस अधिकारी को। किसको है, कौन ले सकता है संपत्ति को, पुलिस अधिकारी। धारा 102 में संपत्तियों को अपग्रहित करने के पुलिस अधिकारी की शक्ति उपबंधित करती है। धारा के अनुसार पुलिस अधिकारी ऐसे संपत्ति को जिसके बारे में यह संदेह है या अभिकथन है कि वह चुराई हुई संपत्ति अथवा जो ऐसे परिस्थितियों से प्राप्त होती है जिनसे किसी अपराध का किए जाने का संदेह अपग्रहित कर सकता है। यदि अपग्रहित करने वाला पुलिस अधिकारी थाने के भार साधक अधिकारी का अधीनस्थ है तो अपग्रहित की रिपोर्ट उसे तत्काल धारा 102 के अंतर्गत देनी होगी। 102 के सब क्लास 2 के। क्या एक मजिस्ट्रेट किसी स्थान की जिसकी तलाशी के लिए वह तलाशी वारंट जारी करने के लिए सशक्त है अपनी उपस्थिति में तलाशी लिए जाने का आदेश दे सकता है? धारा 103 में, धारा 104 में नहीं दे सकता, धारा 105 में। तो कुछ में धारा 103 में, यानी कि पुलिस अधिकारी किसी सामान को जब्त करता है 102 में और मजिस्ट्रेट तलाशी का वारंट जारी करता है। क्या करना, किसी स्थान पे, स्थान के तलाशी का वारंट कहाँ जारी करता है ये पकड़ना। स्थान के लिए तलाशी वारंट 103 में मजिस्ट्रेट जारी कर सकता है या खुद वह तलाशी ले सकता है। उसको पावर कहाँ दिया गया, 103 में दिया गया। अब इसको पढ़ लो। क्या कहता है, कहता है सीआरपीसी 1973 की धारा 103 में प्रावधानित करती है कि कोई भी मजिस्ट्रेट किसी स्थान की तलाशी अपने उपस्थिति में लिए जाने का निर्देश दे सकता है जिसकी तलाशी के लिए वह तलाशी वारंट जारी करने के लिए सशक्त है।
धारा 104 पेश की गई दस्तावेजों या चीज़ को परिबद्ध करने के लिए मजिस्ट्रेटों की शक्ति व धारा 105 में आदेशिकाओं के बारे में वित्तकारी व्यवस्था से संबंधित प्रावधान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाऊँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या दंड प्रक्रिया न्यायालय उसके समक्ष पेश किए गए दस्तावेजों को परिबद्ध कर सकता है? मतलब परिबद्ध करता मतलब जब्त कर लेता, अपने पास रख सकता है। कौन? न्यायालय, दांडिक न्यायालय। हाँ कर सकता है, नहीं कर सकता, केवल सिविल न्यायालय कर सकता है, वरिष्ठ अधिकारी की अनुमति से कर सकता। हाँ कर सकता है परिबद्ध। धारा कब करता है? 104 में। 103 में स्थान की तलाशी, 104 में सामान को परिबद्ध, दस्तावेजों को परिबद्ध कर लेता। न्यायालय के अनुसार दांडिक न्यायालय में यदि ठीक समझे तो उसके समक्ष पेश की गई किसी भी दस्तावेज या चीज़ों को क्या कर सकता है? परिबद्ध कर सकता है। ठीक है, परिबद्ध कर सकता है। 104 में अपने पास रख सकता है, जब्त कर लेगा, सीज कर सकता है, परिबद्ध कर सकता है, सीज कर सकता है, अपने पास ले सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। क्या कहता है? कहता है सीआरपीसी की कौन सी धारा के अधीन संविधाकारी राज्य परिभाषित है? संविधाकारी राज्य परिभाषित है, ये कहाँ है? 105, 105A, 106, 104B। तो कहाँ पे दिया है? 105A में दिया गया। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 105A के अनुसार जिसकी संविधाकारी राज्य से भारत के बाहर कोई देश या स्थान अभिप्रेत है, जिसके संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा संधि के माध्यम से या अन्यथा ऐसे देश की सरकार के साथ कोई व्यवस्था की गई है, इस धारा को वर्ष 1993 में अंततः स्थापित किया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, राजस्थान में पुराना आएगा, इसी वजह से मैं घटना चक्र को पूरा रिवाइज करा दे रहा हूँ। तो घटना राजस्थान की जितनी चीज़ें हैं वो मैं एक बार रिवाइज करा दूंगा। माइनर एक्ट एक बना दिया हूँ, कल या परसों में एक माइनर एक्ट आर्म्स एक्ट वाला वो भी डाल दूंगा। ठीक है, तो आप इस पे जुड़े रहिए और देखते रहिए, आपको फ़ायदा मिलेगा निश्चित। एक चीज़ है कि अगर आपको फ़ायदा नहीं मिला आपका नुकसान कुछ नहीं होगा, अगर फ़ायदा भी नहीं मिल रहा तो आपका नुकसान भी कुछ नहीं होगा, इतनी गारंटी लेता हूँ मैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या कहता है? सीआरपीसी की कौन सी धारा विदेशी सरकारों के साथ केंद्र सरकार द्वारा संधि के माध्यम से पारस्परिक व्यवस्था, सम्मन वारंट, न्यायिक प्रक्रिया जारी करने की व्यवस्था की है, करती है? क्या कौन करता है? किस चीज़ के लिए कहता है? विदेशी सरकारों के साथ केंद्र सरकार द्वारा संधि के माध्यम से पारस्परिक व्यवस्था द्वारा सम्मन वारंट या न्यायिक प्रक्रिया जारी करने की व्यवस्था करता है। कहाँ से? 103 में, 100 में, 105 में, 104 में। तो किस में करता है? 105A में, संविधाकारी राज्य वाला। 105A की 105 की उपधारा ए में संविधाकारी राज्य को परिभाषित किया है। इसके अनुसार संविधाकारी राज्य से भारत से बाहर ऐसा कोई देश या स्थान अभिप्रेत है जिसके संबंध में केंद्र सरकार संधि के द्वारा या अन्यथा ऐसे देश की सरकार के साथ कोई व्यवस्था करे जिससे सम्मन वारंट या न्यायिक व्यवस्था जारी रखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 105 के उपबंध में पहचान करने के अंतर्गत यह सबूत स्थापित करना कि अभियुक्त किसी अपराध के किए जाने से संबंधित है। यह सबूत स्थापित करना कि संपत्ति किसी अपराध के किए जाने से व्युत्पन्न हुई है। अभियुक्त एवं संपत्ति की शिनाख्त परेड उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें क्या है? बी ऑप्शन। यह सबूत स्थापित करने का 105A के संबंध में पहचान करना क्या है? यह सबूत स्थापित करना है कि संपत्ति किसी अपराध के किए जाने से व्युत्पन्न हुई है। धारा 105 का क्लास बी के अनुसार पहचान करने के अंतर्गत यह सबूत स्थापित करना है कि संपत्ति किसी अपराध के किए जाने से उत्पन्न हुई है तो या उसमें उसे उपयोग की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। क्या कहता है? सीआरपीसी के चैप्टर 7A के अंतर्गत संप्रहित या अपग्रहित संपत्ति के प्रबंध हेतु न्यायालय किसे प्रशासक नियुक्त कर सकेगा? जिला मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित अधिकारी, तहसीलदार, आयुक्त, थाना प्रभारी। तो किसे? जिला मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट से नामित व्यक्ति। इसका डिटेल पढ़ लेते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की अध्याय 7A में क्या कह रहा है? 7A में 7A के अंतर्गत अपग्रहित संपत्ति के प्रबंध हेतु धारा 105 के अनुसार
न्यायालय उस क्षेत्र में जहां संपत्ति स्थित है जिला मजिस्ट्रेट को या अन्य किसी अधिकारी को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्देशित किया जाए ऐसी संपत्ति के प्रशासक के कृत्यों का पालन करने हेतु नियुक्त कर सकेगा। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है? दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 106 के अंतर्गत परिशांत कायम करने के लिए सदाचार के लिए प्रतिभूति पर छोड़ने का अधिकार निम्न में से किसको है? सत्र न्यायालय को, दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी को है, अपीलीय या पुनर्निरीक्षणीय न्यायालय को है, उपयुक्त में से सभी को। उपयुक्त में से सभी को है। 106 में परिशांत कायम रखने के लिए सदाचार के लिए प्रतिभूति पर छोड़ने का किसका? सत्र न्यायालय को भी है, दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी को भी है, अपीलीय। बस इसमें कार्यपालक मजिस्ट्रेट नहीं है 106 में, याद रख लेना। कार्यपालक मजिस्ट्रेट मत मार के आ जाना। क्या कहता है कि ये कहता धारा 106 के अनुसार सत्र न्यायालय, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय या अपील पुनर्निरीक्षण न्यायालय परिशांत कायम रखने के लिए सदाचार के लिए प्रतिभूति पर छोड़ने का अधिकार प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 106 में अच्छे आचरण हेतु बंधपत्र निष्पादित करने हेतु आदेश देने का अधिकार केवल कार्यपालिका को है, मजिस्ट्रेट को है, केवल न्यायिक मजिस्ट्रेट को, केवल पुलिस आयुक्त को है, केवल कार्यपालक मजिस्ट्रेट को है, और इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। किसी अपराध के किए गए एक दोष सिद्ध व्यक्ति को परिशांत कायम रखने के लिए बंधपत्र निष्पादित करने को कहा जा सकता है। विध विरुद्ध जमाव, बलवा करने में, आपराधिक अभित्रास करने में, ये सभी। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा? डी। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 1973 की धारा 106 के अंतर्गत विधि विरुद्ध जमाव, बलवा करना तथा आपराधिक अभित्रास के लिए एक दोष सिद्ध व्यक्ति को परिशांत कायम रखने के लिए बंधपत्र निष्पादित करने को कहा जाता है। बंधपत्र निष्पादित करने का आदेश सत्र न्यायालय या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय 3 वर्षों से अनधिक अवधि के लिए दे सकता। 3 वर्ष से ज़्यादा की अवधि के लिए नहीं दे सकता बेल बॉन्ड। ठीक है, 3 वर्ष तक के लिए बेल बॉन्ड मांग सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। यदि दोष सिद्ध किया गया है, ठीक है, और अपील पर या अन्यथा आपास्त कर दी गई हैं, तो दंड प्रक्रिया धारा 106 के अंतर्गत निष्पादित बंधपत्र वैध रहेगा, अविधिक हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। फिर क्या कहता है, इसका डिटेल पढ़ लो। दंड प्रक्रिया 1973 की धारा 106 की उपधारा 3 के अनुसार यदि दोष सिद्ध अपील पर या अन्यथा आपास्त कर दिया जाता है तो बंधपत्र जो ऐसे निष्पादित किया गया शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ। क्या कहता है? कहता है सीआरपीसी की धारा 107 के अंतर्गत शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अधिकतम कितने वर्ष की प्रतिभूति के अंतर्गत आदेश दे सकता है? 3 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए, 7 वर्ष के लिए। तो कितने वर्ष के लिए दे सकता है? अधिकतम 1 वर्ष के लिए। अधिकतम 1 वर्ष के 107 1 वर्ष। नेक्स्ट आ जाओ। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 के अंतर्गत कार्रवाई किए जाने पर कार्यपालक मजिस्ट्रेट 1 वर्ष का, 2 वर्ष का, 3 वर्ष का, 6 माह का, तो कितने दिन का दे सकता है? से अनधिक इतनी अवधि के लिए जितना मजिस्ट्रेट नियत करना ठीक समझे परिशांत कायम रखने के लिए बंधपत्र निष्पादित करने की अपेक्षा की जा सकती। तो कितने का? 1 वर्ष का। 107 में कितना? 1 वर्ष है। इसका डिटेल पढ़ लेते हैं। क्या कहता है? धारा 107(1) के अनुसार कार्यपालक मजिस्ट्रेट, ये याद कर लेना, 1 वर्ष से अधिक नहीं देगा। 1 वर्ष से अधिक कौन हो जाएगा इसमें? एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट हो जाएगा। 1 वर्ष से ज़्यादा का नहीं देगा बांड। जितना मजिस्ट्रेट नियत करना उचित समझे परिशांत कायम, और किस चीज़ के लिए? परिशांत कायम रखने के लिए, शांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति सहित बंधपत्र निष्पादित करने की अपेक्षा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। क्या कहता है नेक्स्ट? कहता है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 108 में अच्छे आचरण, 108 में अच्छे आचरण के लिए जमानत की मांग निम्न में से किसमें नहीं की जा सकती? आवारागर्दी व संदेहास्पद व्यक्तियों, आदतन अपराधी, एक अपराध के अभियुक्त से ऐसे व्यक्ति से जो राजद्रोह का सामग्री प्रचारित करता है। तो किससे? जो आदतन अपराधी है उससे क्या जमानत की मांग नहीं। आदतन अपराधी को अच्छे आचरण के लिए जमानत की मांग धारा 108 के तहत न
के तहत ना की जाकर बल्कि धारा 110 के तहत की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ 54 पे। 54 क्या कहता है, यदि कोई व्यक्ति अश्लील वस्तुओं की विक्रय के लिए रखता है तो उसे व्यक्ति के सदाचार के लिए बंधपत्र निष्पादित करने की अपेक्षा कौन कर सकता है? न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी, सिविल न्यायाधीश। कौन सा कर सकता है? कार्यपालक मजिस्ट्रेट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। डिटेल पढ़ लो। धारा 8 में, धारा 108 के 1 के क्लास सेकंड के अनुसार यदि कोई व्यक्ति कोई अश्लील वस्तु का विक्रय के लिए रखता है तो इसका इत्तला मिलने पर कार्यपालक मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति से सदाचार के लिए बंधपत्र निष्पादित करने की अपेक्षा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 1973 में राजद्रोहात्मक बातें फैलाने वाले व्यक्ति से सदाचार के लिए प्रतिभूत की मांग कौन कर सकता है? प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सेशन न्यायाधीश, कार्यपालक। तो कौन कर सकता है? 110 में कार्यपालक मजिस्ट्रेट। धारा 108 के अंतर्गत राजद्रोहात्मक 108 के अंतर्गत बात फैलाने वाले व्यक्तियों के लिए सदाचार प्रत्याभूत की मांग कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? इसमें कार्यपालक मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 109 के अंतर्गत संदिग्ध व्यक्तियों से अच्छे व्यवहार के लिए अच्छे व्यवहार के लिए जमानत के रूप में बांड अधिकतम कितनी अवधि का? 109 में अधिकतम कितनी अवधि का? 1 वर्ष का। 109 में कितने? सदाचार के लिए संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति लेने संबंधी उत्पन्न धारा 109 के अंतर्गत किए जिनके अनुसार कार्यपालक मजिस्ट्रेट 1 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए प्रत्याभूत के रूप में बंधपत्र निष्पादित करने का आदेश संदिग्ध व्यक्ति को दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। तीसरा पूरा हो गया था ना, दे सकता है, ठीक है। और उसके बाद क्या कहता है कि किसी अभ्यासिक अपराधी से निम्नलिखित अधिनियमों में से किसी एक या अधिक के अधीन आने वाले अपराधों के लिए बंधपत्र निष्पादित करने का आदेश दे सकता है। औषधि और प्रशासन सामग्री अधिनियम, विदेशी मुद्रा अधिनियम, कर्मचारी कुटुंब पेंशन अधिनियम, खाद्य अभिसरण अधिनियम, आयु वस्त्र अधिनियम, अस्पृश्यता अपराध, सीमा शुल्क, प्रदेश के अंतर्गत आने वाले अपराध के प्रावधान इस धारा के अंतर्गत नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी अभ्यासिक अपराधी के लिए सदाचार के लिए प्रत्याभूत की मांग की जा सकती है। तो इसमें क्या है, यदि एक कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अधीन अभ्यासिक अपराधी हो, यदि वह सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के अधीन अभ्यासिक अपराधी हो, यदि वह आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अभ्यासिक अपराधी हो, यदि वह विदेशी विषयक अधिनियम 1946 के अभ्यासिक अपराधी। तो कौन सा नहीं आता इसके अंतर्गत? कर्मचारी राज्य बीमा वाला नहीं आता इसके अंतर्गत। कर्मचारी राज्य बीमा वाला ए ऑप्शन नहीं आता। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या कहता है? कहता है कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट और अभ्यासिक अपराधियों से सदाचार के संबंध में प्रतिभूत दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा, तो कौन किसका पूछा? अभ्यासिक है जो लगातार वो करते हैं। 110 में, 107 में, 108 में, 111 में, 110 में, किस में है? 110 में कार्यपालक मजिस्ट्रेट, 110 में कार्यपालक यह अधिकार दिया कि अभ्यासिक अपराधी, इसको गोला कर लो, अभ्यासिक अपराधी से सदाचार के लिए कितने? 3 वर्ष से अनधिक, 3 वर्ष से ज़्यादा का बांड नहीं। 110 में कितना? 3 वर्ष का बांड। तो कौन है? कार्यपालक मजिस्ट्रेट है, अभ्यासिक अपराधी है, 3 वर्ष तक का बेल बांड मांग सकता है एग्जीक्यूटिव। जितना वह ठीक समझे उसे सदाचार के लिए प्रतिभूत सहित बंधपत्र निष्पादित करने का आदेश कर सकता है। अब आ जाओ। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में अभ्यासता अपराधियों को सदाचार के लिए प्रावधान कहाँ दिया गया? 110 में दिया है। खूब पूछता है, इंपॉर्टेंट अभ्यासिक अपराधी खूब पूछता है, 110 मार के आना। क्या कहता है कि सीआरपीसी 1973 की धारा 110 के अंतर्गत अभ्यासता अपराधियों से सदाचार हेतु प्रतिभूत का प्रावधान किया गया, जबकि धारा 106 में दोषसिद्ध और परिशांत कायम रखने हेतु प्रतिभूत, धारा 107 के अन्य दस्तावेजों के परिशांत कायम रखने हेतु प्रत्याभूति तथा धारा 109 में क्या किया गया? संधि व्यक्ति के साथ सदाचार हेतु प्रत्याभूत का प्रावधान किया गया। निम्न में से कौन सा कथन अभ्यासिक अपराधियों के सदाचार के लिए प्रत्याभूत के बारे में असत्य है? तो कौन सा असत्य है?
देखा जाए, पढ़ा जाए इसका। केवल कार्यपालक मजिस्ट्रेट बंधपत्र निष्पादित करने का आदेश दे सकता है। ऐसा बंधपत्र प्रतिभोग सहित या रहित हो सकता होना चाहिए। ऐसा बंधपत्र प्रतिभोग रहित हो सकता है। ऐसा बंधपत्र 3 वर्ष से अधिक की नहीं होनी चाहिए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऐसा बंधपत्र प्रतिभूत रहित भी हो सकता है। कैसा प्रतिभूत रहित? तो अभ्यासिक अपराधी सदाचार के लिए अगर प्रस्तुत पे तो कौन असत्य है? इसमें पूछा कौन सा असत्य है, ये पकड़ना कौन सा असत्य पूछा है। तो असत्य यही है कि बंधपत्र बिना प्रतिभूत रहित हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं, बंधपत्र प्रतिभूत रहित नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक अभ्यासिक अपराधी धारा 110 में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में ऐसा व्यक्ति होता है जो धारा 110 में वर्णित अपराध करता है तथा जिसके विरुद्ध 2 या 2 से अधिक अपराध किए जाने का अभिलेख उपलब्ध है। जो अभ्यासता उन व्यक्तियों के साथ रहता है जो अपराध करते हैं। जो अभ्यासता अपराध करता है जो उन व्यक्तियों के व्यवहार से जो अभ्यासता अपराधी हैं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए ऑप्शन, जो धारा 110 में वर्णित अपराध करता तथा जिसके विरुद्ध 2 या 2 से अधिक अपराध किए जाने का अभिलेख उपलब्ध है। एक अभ्यासिक अपराधी दंड प्रक्रिया की धारा 110 के अनुसार वह व्यक्ति होता है जो धारा में वर्णित अपराध करता है तथा जिसके विरुद्ध 2 या 2 से अधिक अपराध किए जाने का अभिलेख उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या सही सम्मिलित कौन सा है? इसमें देखो क्या कहता है, दोषित पर परिशांत कायम करने के लिए संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार के लिए अभ्यासिक अपराधी 110, ये तो मार ही दोगे, अभी पढ़े हो। फिर उन दशाओं में परिशांत कायम रखने के लिए प्रत्याभूत, दोषित 106 हो जाएगा, संदिग्ध व्यक्तियों के द्वारा 109 हो जाएगा और अभ्यासिक अपराधी 110 हो जाएगा। और अन्य दशाओं में परिशांत करने के लिए देख लेते हैं, चलो। देखो इसमें क्या कहता है, धारा 110 कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा अभ्यासिक अपराधी को, तो 110 में कौन सा अभ्यासिक अपराधी है? तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट 3 वर्ष, सदाचार हेतु प्रतिभूत लेने के 107, कौन सा? कार्यपालक मजिस्ट्रेट। अन्य दशाओं में परिशांत कायम रखने के लिए 107 बताया था ना, अन्य दशाओं में 107, अन्य दशाओं में परिशांत कायम रखने के लिए 107, अधिकतम कितना? 1 वर्ष के लिए प्रतिभूत लेने का प्रावधान। 109 में कौन है? कार्यपालक मजिस्ट्रेट, संदिग्ध व्यक्तियों में से एक या अधिक के अवधि के लिए सदाचार के लिए प्रत्याभूत। और धारा 106 में सत्र न्यायालय या प्रथम श्रेणी के न्यायालय द्वारा दोषित व्यक्ति के लिए 3 वर्ष या अधिक अवधि के लिए परिशांत कायम रखने के लिए प्रतिभूति का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, धारा 122 दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार किसी व्यक्ति को प्रत्याभूत देने में असफल रहने के कारण कारावास की अधिकतम अवधि कितनी होगी? 1 वर्ष होगी, 2 वर्ष होगी, 3 वर्ष होगी, 5 वर्ष होगी। तो अधिकतम कितना होगा? 3 वर्ष होगी। क्या कहता है, दंड प्रक्रिया संहिता धारा 122 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को प्रतिभूत देने में असफल होने के कारण दी जाने वाली कारावास की अवधि 3 वर्ष हो जाएगी। प्रतिभूत नहीं देता, ये खूब इंपॉर्टेंट, 122 में प्रतिभूत नहीं देता, असफल होता, 3 वर्ष की सजा दी जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, परिशांत कायम रखने के लिए प्रत्याभूत देने में असफल रहने पर कारावास होगा, कितना कारावास होगा? कारावास होगा, सश्रम होगा, साधारण होगा, साधारण व सश्रम दोनों होगा। तो साधारण होगा, ये असफल रहने पर ये इंपॉर्टेंट है। कौन होगा? सादा कारावास। 122 के सब क्लास 7 के परिशांत कायम रखने के प्रतिभूत देने में असफल रहने के कारण सादा कारावास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्या कहता है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत पति पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आदेश कर सकता है? केवल कार्यपालक मजिस्ट्रेट कर सकता है, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय वर्ष कर सकता है, मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग, उपयुक्त में से सभी। तो मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्या कहता है, 125(1) के अंतर्गत अनुसार पति पत्नी, संतान और माता पिता भरण पोषण प्रदान करने का आदेश प्रथम वर्ग न्यायिक जेएम फर्स्ट क्लास दे सकता है, याद रखो। फिर आ जाओ नेक्स्ट, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण के मामले में निम्न में से किस न्यायालय के सक्षम दाखिल के? सत्र न्यायालय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय, पारिवारिक न्यायालय। तो कहाँ? न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी में। 125(1) डी के अनुसार प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट भरण पोषण संबंधी मामलों के आदेश जारी करने
के लिए सशक्त किया गया था। प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के साथ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत भरण पोषण संबंधी मामले दाखिल किए जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 68 क्या कहता है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत एक मजिस्ट्रेट को निम्न शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं? भरण पोषण और कार्रवाई को व्ययों को प्रदान करने की शक्ति प्राप्त होती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, भरण पोषण तथा कार्रवाई के व्ययों को प्रदान करने की शक्ति नहीं है। अंतरिम भरण पोषण प्राप्त करने की शक्ति है, परंतु कार्यवार्षिक के व्ययों का प्रदान करने की शक्ति नहीं है। अंतरिम भरण पोषण प्रदान करने की शक्ति प्राप्त नहीं है, परंतु कार्रवाई के व्ययों को प्रदान करने की शक्ति है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत एक मजिस्ट्रेट को अंतरिम भरण पोषण करने की कार्रवाई व्ययों को प्रदान करने की शक्ति है। सावित्री सिंह बनाम गोविंद सिंह के बाद में मजिस्ट्रेट को भरण पोषण एवं अंतरिम भरण पोषण के आदेश पारित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण हेतु प्रतिमाह जितनी राशि दिलाई जाती है व्यक्ति के वेतन के आधार पर 50%, जबकि 5,000 रुपये, 3,000 रुपये परिस्थितियों के अनुसार मजिस्ट्रेट जैसा उचित समझे। तो इसमें कौन सा है? जैसा मजिस्ट्रेट उचित समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। दंड प्रक्रिया 125 के अनुसार भरण पोषण हेतु प्रतिमाह उतनी राशि दिलाई जा सकती जितनी मामलों की परिस्थिति के अनुसार मजिस्ट्रेट उचित समझे। क्या समझे? उचित समझे। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या कहता है कि गलत उत्तर बताइए इसमें। दंड प्रक्रिया की धारा 125 के एक आदेश के पारित किए जा सकते हैं जब एक व्यक्ति भरण पोषण करने का उपेक्षा करता है या इनकार करता है, अपनी पत्नी के चाहे वह पारिवारिक सहमति से ही अलग रह रही हो, अपनी धर्मज या अधर्मज आवश्यक संतान का, अपनी धर्मज या अधर्मज संतान का जो किसी शारीरिक या मानसिक असामान्यता या क्षति के कारण भरण पोषण करने में असमर्थ हैं, अपने माता पिता का। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। क्या कहता है? दंड प्रक्रिया संहिता 125 की धारा 125 के अधीन आदेश के एक ऐसा व्यक्ति के विरुद्ध नहीं पारित किया जा सकता जो अपनी पत्नी चाहे वह पारस्परिक सहमति से अलग रह रही हो के भरण पोषण की क्या करता है? उपेक्षा करता है या इनकार करता है। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 71। इसको थोड़ा बड़ा करके क्या कहता है? निम्नलिखित में से केवल एक कथन सही है। पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति यदि अपनी माता के भरण पोषण करने की अपेक्षा करता है तो वह धारा 125 की दंड संहिता के अधीन कार्रवाई कर सकता है। धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत केवल पत्नी भरण पोषण पर विचार होगा। धारा 125 की दंड प्रक्रिया सहित बच्चों के भरण पोषण का आदेश हो। CRPC के अंतर्गत भरण पोषण का कोई आदेश नहीं होगा। धारा कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। पति पत्नी यदि व्यक्ति माता के भरण पोषण करने की उपेक्षा करता तो वह धारा 125 के तहत संहिता में क्या कर सकता है? कार्रवाई कर सकती है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की 125 के अनुसार यदि पर्याप्त साधनों वाला कोई व्यक्ति जो अपने माता पिता का भरण पोषण करने में उपेक्षा करता है या भरण पोषण करने से इनकार करता है तो वह इस भाग के अंतर्गत भरण पोषण करने की कार्रवाई कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? धारा 125 दंड प्रक्रिया के अधीन प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट व्यक्ति को भरण पोषण करने के लिए मासिक भत्ता दिए जाने का आदेश दे सकता है जो उसके वयस्क विवाहित पुत्री, भाई, बहन या पिता। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? पिता हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, डिटेल पढ़ लेते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत पत्नी जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ, धर्मज या अधर्मज संतान, विवाहित पुत्री नहीं है, जो किसी शारीरिक या मानसिक या किसी अन्य क्षति के कारण अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, या तीसरा अवयस्क धर्मज या अधर्मज जो अपने भरण पोषण में असमर्थ है, या चौथा माता पिता जो भरण पोषण करने में असमर्थ है, भरण पोषण प्राप्त करने के अधिकारी है। इस प्रकार वयस्क विवाहित पुत्री, भाई, बहन दंड प्रक्रिया की धारा 125 के अधीन भरण पोषण प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है, जबकि इस धारा के अंतर्गत पिता को जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट
को व्यक्ति को भरण पोषण के लिए मासिक भत्ता देने का आदेश दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत विवाहित पुत्री जिसके पास स्वयं के प्राप्त साधन अपने माता पिता के भरण पोषण के लिए जिम्मेदार है, मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो, रेवती बनाम जोगेश्वर, विजय मनोहर आर्यभट्ट बनाम काशीराम, सुदीप चौधरी बनाम राधा चौधरी। तो इसमें कौन सा? विजय मनोहर आर्यभट्ट के नाम से। इसका पढ़ लो डिटेल। क्या कहता है? दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 अपर्याप्त साधनों वाले माता पिता, पत्नी, अवैध संतान या मानसिक या शारीरिक रूप से पीड़ित वैध संतान के भरण पोषण संबंधी प्रावधान करती। धारा 125(1)(c) के अनुसार विवाहित पुत्री के भरण पोषण का दायित्व पिता पर न होकर पति पर होता है, जिसने अपने पति से विवाह विच्छेद कर लिया और पुनर्विवाह नहीं किया। विजय मनोहर आर्यभट्ट बनाम काशीराव के वाद में यह निर्धारित किया गया कि पुत्री विवाहित या अविवाहित यदि प्राप्त साधन संपन्न है तो वह अक्षम माता पिता के लिए भरण पोषण का दायित्व के अधीन है। नेक्स्ट आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है? अधर्मज वयस्क संतान, सहोदर भाई, पिता, तलाकशुदा पत्नी। तो कौन सा? सहोदर भाई। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125(1) के अंतर्गत भरण पोषण का अधिकार केवल पत्नी या माता पिता या धर्मज अधर्मज अवैध संतानें अथवा धर्मज अधर्मज अवैध संतानों जो शारीरिक या मानसिक कमजोरी के कारण अपना भरण पोषण करने में असमर्थ को, इसलिए सहोदर भाई इसका हकदार नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। असहाय माता पिता को भरण पोषण देने का क्या प्रावधान है? अपने अधिकार हेतु दंड प्रक्रिया की दफा 125 के तहत दंड प्रक्रिया की धारा 314 के लिखित दस्तखत द्वारा किया गया हो, केवल अभिवचन या सौदा करने के समय हो, केवल जब अदालत खर्च की भरपाई का निर्देश देता है। इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। क्या कहता है? दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के अनुसार असहाय पिता या माता जो अपना भरण पोषण नहीं कर सकते उनके लिए प्रावधान 125(1)(d) में किया गया। ये इंपॉर्टेंट 125(1)(d) हो सकता है, नया क्वेश्चन बना दे। 125(1)(d) में दिया कि माता पिता भी भरण पोषण के हकदार होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। दंड प्रक्रिया क्या कहता है? भरण पोषण की सहायता कौन पा सकता है? पत्नी जिसके पास आय का स्रोत है, अवैध अधर्मज पुत्र, सौतेले पुत्र या पुत्रियां, भाई व बहन, अवैध अधर्मज संतान। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण की सहायता के अधिकारी हैं पत्नी जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, धर्मज वैध संतान विवाहित हो या ना हो जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, या धर्मज या अधर्मज संतान जो विवाहित पुत्री जिसे वयस्कता प्राप्त कर ली, वहाँ ऐसे संतान किसी जिसके शारीरिक या मानसिक असमानता के या क्षति के कारण अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, उनके माता पिता या जो भरण पोषण करने में असमर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। इनमें से कौन अध्याय 9 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत भरण पोषण पाने का हकदार नहीं? तलाकशुदा पत्नी, न्यायिक रूप से अलग रह रही पत्नी, अधर्मज संतान, वयस्क पुत्री जो मानसिक या शारीरिक रूप से योग्य है। तो इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 125 के अंतर्गत पत्नी और बच्चे तथा माता पिता भरण पोषण का प्रावधान किया गया है तथा मध्य प्रदेश राज्य में कौन इस धारा के अंतर्गत भरण पोषण की मांग कर सकता है? वैसे छोटा भाई, चाचा जो कि अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, पिता अथवा माता या पिता के विधवा बहन। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? पिता अथवा माता के माता पिता। इसका डिटेल पढ़ लो। क्या कहता है? दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 पत्नी और बच्चे तथा माता पिता के अतिरिक्त मध्य प्रदेश राज्य में पिता अथवा माता के माता पिता भरण पोषण के
पिता अथवा माता दोनों के माता पिता भरण पोषण की मांग कर सकते हैं यदि वह अपने भरण पोषण करने में असमर्थ हो गए। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या कहता है, कहता है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भरण पोषण के हकदार का दावा करने का अधिकारी नहीं है। तो विवाह विच्छेद पूर्व पत्नी जब तक वह दूसरा विवाह नहीं करती, अविवाहित बहन, गोद लेने वाली माता, अधर्मज संतान। तो इसमें कौन है, अविवाहित बहन। क्या कहता है, कहता सीआरपीसी की धारा 125(1) के अनुसार प्राप्त साधनों वाले व्यक्तियों द्वारा परिवार में के निम्नलिखित लोगों का भरण पोषण प्रदान करने से इनकार करने की उपेक्षा करने पर प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट उन्हें भरण पोषण प्रदान करने का निर्देश दे सकता है। क्या कहता है, भरण पोषण करने में असमर्थ पत्नी के अंतर्गत स्त्री भी सम्मिलित है जिसके पति से उसे विवाह विच्छेद कर लिया है या जिसने अपने पति से विवाह विच्छेद कर लिया है और पुनः विवाह नहीं किया है। भरण पोषण करने में असमर्थ धर्मज और अधर्मज अवैध संतानें, चाहे वह विवाहित हो या ना हो। नेक्स्ट आ जाओ। विवाहित पुत्री को छोड़कर ऐसे वयस्क धर्मज अधर्मज संतान जो किसी शारीरिक या मानसिक असमानता या क्षति के कारण अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है। भरण पोषण करने में असमर्थ माता पिता या माता पिता के अंतर्गत गोद लेने वाले दत्तक माता पिता भी सम्मिलित है। उपयुक्त प्रावधानों से अपृत इस धारा के अंतर्गत अविवाहित बहन को भरण पोषण कर देने का अधिकार का दावा नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ। क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण नहीं मांग सकता है। पत्नी जो अपना भरण पोषण नहीं कर सकती, माता या पिता जो अपना भरण पोषण नहीं कर सकते हैं, वयस्क विवाहित पुत्री जो अपना भरण पोषण नहीं कर सकती, अवयस्क अधर्मज पुत्री जो अपना भरण पोषण नहीं कर सकती। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या दंड प्रक्रिया संहिता 1973 धारा 125 के अनुसार भरण पोषण की मांग पति पत्नी माता पिता धर्मज अधर्मज अवयस्क संतानें कर सकती हैं। अवयस्क विवाहित पुत्री भी भरण पोषण की मांग कर सकता है यदि वह अपना और उसका पति पत्नी उसका भरण पोषण करने में असमर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। कहता है, इफ अ हस्बैंड हैज़ अ कॉन्ट्रैक्टेड मैरिज with another woman to keep a mysterious is just the ground for his wife to refuse to live with him is not just ground for his wife to live with him is just ground for his wife to many another person is just ground for the husband to seek divorce। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, is just the ground for his wife to refuse to live with him। यदि पति ने अन्य स्त्री से विवाह कर लिया और यदि वह रखैल लगता तो उसकी पत्नी के लिए उसके साथ रहने के या इनकार करने का न्यायसंगत आधार माना 125 की उपधारा 3 के स्पष्टीकरण में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125(4) के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भरण पोषण नहीं मांग सकता है। एक, पत्नी जो जारता की दशा में रह रही नहीं मांग सकती। पत्नी जो अपनी सहमति के अंतर्गत अलग रह रही हो, वो दोनों ए बी दोनों या तो ए या तो बी। तो क्या कहता है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125(4) के अंतर्गत पत्नी जो जारता की दशा में रह रही अथवा जो पारस्परिक संपत्ति से अलग रह रही हो अथवा यदि पत्नी पर्याप्त कारण के बिना अपने पति के साथ रहने से इनकार करती तो वह अपने पति से भरण पोषण की प्राप्त करने की हकदार नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। क्या कहता है, एक महिला अपने पति को अपने पास रख रखाव का दावा कर सकती है अगर वह व्यभिचारी में रहती है, अगर वह पति के साथ रहने से इनकार करती है, अगर वह आपसी सहमति से अलग रहती है, अगर वह उपेक्षित है। तो इसमें कौन सा, अगर वह उपेक्षित है, निम्नलिखित में से कौन सी धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत भरण पोषण में प्राप्त अधिकारी नहीं है। जारता की दशा में रहने वाली पत्नी वयस्क पुत्री जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, पति या पत्नी दोनों जो पारस्परिक सहमति से पृथक रह रहे हों, इनमें से सभी। तो कौन हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन खूब पूछा, ये रट लेना।
नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है केवल तलाक का अभिभावक मुस्लिम महिला के धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण का दावा करने के हक को वंचित करने के लिए प्राप्त नहीं होगा। यह अब निर्धारित किया गया था समीम आरा विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य, इकबाल बानो बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो का केस, फिर डेनियल लिपिटी बनाम भारत संघ का। तो इसमें कौन सा, मोहम्मद अजमत खान बनाम शाहबानो का केस है। इस केस में क्या कहा गया था, देखो डिटेल में देखो क्या दिया। कहता है मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने 5 न्यायाधीशों की पीठ मुख्य न्यायमूर्ति बी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ में कहा गया धारा 125 के स्पष्टीकरण खा के अनुसार तलाकशुदा पत्नी भी जिसने पुनर्विवाह नहीं किया, चाहे वह भले ही स्त्री या का पति हो, कोई भी धर्म हो, भरण पोषण का दावा कर सकती। नेक्स्ट आ जाओ। निम्नलिखित में से किस वाद में यह निर्धारित किया गया है कि दंड प्रक्रिया की धारा 125 के अधीन भरण पोषण हेतु अभिनिर्णित धनराशि हिंदू विवाह 1955 की धारा 24 में वैवाहिक कार्यक्रमों में अधिनिर्णित निर्वाह व्यय की राशि के विरुद्ध समायोजित हो सकता है, उस राशि के अतिरिक्त और अधिक राशि के रूप में नहीं दी जा सकती। सत्या बनाम तेजा, यमुना बाई बनाम अनंत सिंह, सुदीप चौधरी बनाम राधा चौधरी और रेवती भाई जोगेश्वर कौन से होंगे इसमें होंगे सुदीप भाई वर्सेस राधा चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। इसका डिटेल पर सुदीप चौधरी बनाम राधा चौधरी के उसमें क्या वाद में अब निर्धारित किया गया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन भरण पोषण हेतु अब निर्णित धनराशि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के धारा 24 में विवाहित वैवाहिक कार्रवाई में अधिनियमित निर्वाह व्यय की राशि के विरुद्ध समायोजित हो सकती है और उस राशि से उतना और अधिक राशि के रूप में प्राप्त नहीं की जानी। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मुस्लिम माता पिता के बच्चे दंड प्रक्रिया धारा 125 के अधीन भरण पोषण के हकदार नहीं है। यह तलाकशुदा पत्नी के साथ रह रहे हैं तो दंड प्रक्रिया धारा 125 के अधीन भरण पोषण के हकदार नहीं है, भरण पोषण के हकदार हैं, दंड प्रक्रिया संहिता में शामिल नहीं है, भरण पोषण के हकदार हैं। कैसे, मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो 1985 में प्रकरण के मामले उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि दंड संहिता की धारा 125 के प्रावधानों धर्मावलंबियों पर एक समान लागू होंगे, अतः मुस्लिम महिला पिता के बच्चे के इसके अंतर्गत भरण पोषण के हकदार होंगे। नेक्स्ट आ जाओ। उच्चतम न्यायालय ने निम्न में से किस मामले में, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ना, दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, किस मामले में निर्धारित किया कि दंड प्रक्रिया की धारा 125 सभी पर लागू होती है, चाहे वे किसी भी धर्म के अनुयायी हों। तो मोहम्मद ताजुद्दीन बनाम कमरुद्दीन, मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो, तेजा सिंह बनाम छोटू, मुसम्मता जोहरा खातून बनाम इब्राहिम। तो इसमें कौन सा, यही वाला केस हुआ हो जाएगा, ये तो हर कोई जानता। इसी में पढ़ लो क्या कहता है, मोहम्मद अजमत खान बनाम शाहबानो 1985 का केस है, सन पूछता है तो 85 का केस है, ठीक है। इसमें क्या बताएगा, 125 के प्रावधान सभी धर्म स्वावलंबियों पर एक समान लागू होते हैं, तब मुस्लिम महिला भी इसके अंतर्गत भरण पोषण की मांग कर सकता है। किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि दंड प्रक्रिया की धारा 125 सभी लोगों पर लागू होती है, चाहे वह किसी भी धर्म के हो। तो ये बार बार आ रहा है क्वेश्चन, ने भी कर शाहबानो वाला केस है, ठीक है। इसमें क्या है, मुस्लिम महिला तलाक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1986 के लागू होने के बाद मुस्लिम महिला को गुजारा भत्ता पाने का धारा 125 दंड प्रक्रिया 1973 का क्षेत्राधिकार प्रतिधारित कर लिया गया, समाप्त कर दिया गया, सीमित कर दिया गया और उपयुक्त में से कोई नहीं, तो समाप्त कर दिया गया। क्या हुआ, राजीव गांधी फिर लेके आए तलाक और अधिकार संरक्षण अधिनियम, मुस्लिम महिला तलाक, कौन, शाहबानो के केस को खारिज करने के लिए, उसके प्रभाव को खत्म करने के लिए ये 1986 का बिल लेके आए। अब आ जाओ इसका डिटेल पढ़ लेते हैं।
क्या कहता है, कहता विभिन्न उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालयों का भी प्रारंभ से यह मत था कि मुस्लिम महिला को भी दंड प्रक्रिया संहिता धारा 125 के उपबंध लागू हो। मोहम्मद अहमद खान बनाम साहबानो 1985 में उच्चतम न्यायालय ने मत व्यक्त किया कि धारा 125 सभी धर्मों की महिलाओं जिसमें मुस्लिम महिला भी लागू होती है। सही है, पर्सनल लॉ का यह कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु इस मामले में किए गए निर्णय के बाद अधिनियम मुस्लिम महिला तलाक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1986 संसद में पारित किया गया। उसके अनुसार दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 मुस्लिम महिलाओं पर लागू नहीं होती और विवाह विच्छेद मुस्लिम महिला भरण पोषण के इस धारा के अधीन आवेदन नहीं कर सकती। अतः मुस्लिम महिला तलाक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू होने के बाद मुस्लिम महिला गुजारा भत्ता पाने हेतु 125 प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत समाप्त कर दिया गया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने संशोधित उत्तर पत्र में इसका उत्तर ए माना था। क्या था ये ऑप्शन देख लिया जाए भाई, क्या माना था, यूपी प्रतिधारित कर लिया गया, लेकिन सही ऑप्शन इसका क्या होगा, समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट आ जाओ। एक तलाकशुदा औरत ने अपने पूर्व पति के विरुद्ध भरण पोषण के लिए आवेदन किया। यदि पत्नी मुसलमान नहीं है तो असफलता मिलेगी, यदि वह मुसलमान है तो सफलता मिलेगी, उसे सफलता कतई नहीं मिलेगी। पति जब उसके भरण पोषण के लिए बाध्य नहीं है, यदि वह मुसलमान है तो भी सफलता मिलेगी। इसमें किसी भरण पोषण का अधिकार नहीं होता। अविवाहित पुत्री, निर्धन माता पिता, शारीरिक रूप से असमर्थ वयस्क पुत्र और विधवा पुत्री। तो इसमें विधवा पुत्री धारा 125 के अधीन अविवाहित पुत्री, निर्धन माता पिता तथा शारीरिक रूप से असमर्थ वयस्क पुत्र को भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार है। विवाहित पुत्री के भरण पोषण का दायित्व उसके पति का पर होता है, तो विधवा पुत्री भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ। इसमें क्या गलत उत्तर बताना। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125(4) के अधीन पत्नी भरण पोषण भत्ता पाने की अधिकारी नहीं होगी यदि क्या है, यदि वह जाड़ता का जीवन व्यतीत कर रही हो, वह बिना प्राप्त कारण के अपने पति के साथ निवास करने से मना कर दे रही, वह पारस्परिक सहमति के आधार पर अपने पति से अलग रह रही हो, वह कोई अन्य धर्म स्वीकार कर लेती, वह कोई गलत क्या है, वह कोई अन्य धर्म स्वीकार कर लेती। इसका डिटेल पढ़ लो। क्या कहता है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 की उपधारा 4 के अनुसार यदि पत्नी जाड़ता की स्थिति में रहती है या प्राप्त कारण के बिना पत्नी के साथ रहने से मना करती या पारस्परिक सहमति से पति से अलग रहती तो भरण पोषण की हकदार नहीं होगी, लेकिन अन्य धर्म स्वीकार करने से भरण पोषण से वंचित नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। धारा 125 के सब क्लास 4 दंड प्रक्रिया के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन अपने पति से भरण पोषण या भत्ता प्राप्त नहीं कर सकती है? पत्नी जो स्वयं धन अर्जित कर रही है, पत्नी जो पारस्परिक सहमति से पृथक रह रही हो, स्त्री जिसे पति द्वारा तलाक दे दिया हो और उसने उसे पुनर्विवाह नहीं किया है, स्त्री जिसने पति से तलाक ले लिया और जिसने पुनर्विवाह किया हो। इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। डिटेल पढ़ लो। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 1973 की धारा 125 के सब क्लास 4 के अनुसार निम्नलिखित स्थितियों में कोई पत्नी अपने पति के भरण पोषण या भत्ता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगी। यदि वह जाड़ता की दशा में रह रही तो वह प्राप्त कारण बिना अपने पति के साथ रहने से इनकार कर रही, यदि पति पत्नी पारस्परिक सहमति से पृथक रह रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। किस वाद में यह निर्धारित किया गया कि एक व्यक्ति दूसरी पत्नी जिसके पति की प्रथम पत्नी जीवित है अपने पति से दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है? हरियाणा राज्य बनाम सांट्रा, महुआ विश्वास बनाम श्वेता विश्वास, खेमचंद ओम प्रकाश बनाम गुजरात राज्य। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो खेमचंद बनाम गुजरात राज्य वाला केस है। इसमें क्या है, खेमचंद बनाम ओम प्रकाश बनाम गुजरात राज्य के वाद में यह निर्धारित किया गया कि एक व्यक्ति की दूसरी पत्नी जिसके पति की प्रथम पत्नी जीवित है अपने
पति से इस संहिता की धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारी नहीं होगी। यदि उच्चतम न्यायालय ने दूसरी पत्नी के पक्ष में भरण पोषण मंजूर किया तो यह गलत होगा। यह वह विश्वास ना तो विवाह विच्छेद की डिग्री और ना ही अनन्यता शून्य घोषित किया गया है। नेक्स्ट आ जाओ। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि दंड प्रक्रिया की संहिता 125 के अंतर्गत विवाहित पुत्री जिसके पास स्वयं स्वतंत्रता प्राप्त साधन है वह अपने माता और पिता को भरण पोषण देने की जिम्मेदार रेवती बनाम जोगेश्वर सुदीप चौधरी बनाम राधा चौधरी और केबी रुद्रा बनाम BS मुठ्ठागम्मा विजय मनोहर आर्बट बनाम काशीराम के बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 में प्रावधान है कि पत्नी से तात्पर्य ऐसी महिला से जो विधि अनुसार विवाहित महिला है, जिस महिला को उसके पति ने तलाक दिया और जिस महिला का विवाह विच्छेद हो गया परंतु उसने पुनर्विवाह नहीं किया, इनमें से सभी हो जाएंगे। इसका डिटेल पढ़ लो। क्या कहता है? दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 1973 की धारा 125 के स्पष्टीकरण खा के अनुसार स्त्री पत्नी के अंतर्गत ऐसी स्त्री भी है जिसे पति उसे विवाह विच्छेद कर लिया या जिसने अपने पति से विवाह विच्छेद कर लिया और जिसने पुनर्विवाह नहीं किया। अतः यह स्पष्ट है कि धारा 125 के अंतर्गत विवाह विधि के अनुसार विवाहित महिला जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है अथवा तलाकशुदा महिला जिससे पुनर्विवाह नहीं किया है भरण पोषण कर सकती है। दंड प्रक्रिया संहिता 125 की कार्रवाई उस साक्ष्य की उस रीति में अभिलिखित की गई है जो सम्मन मामलों से, जो वारंट मामलों से, जो न्यायालय अपने विवेक में विहित करे, जो संक्षिप्त विचारणों में विहित है, जो सम्मन मामले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू। अगर मेरा प्रयास आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और लोगों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।